12 अगस्त 1997 की सुबह करीब 10 बजे टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की कार से मुंबई में मौजूद एक शिव मंदिर में दर्शन के लिए घर से निकलते हैं। कुछ साल पहले गुलशन कुमार ने ही इस मंदिर को रेनोवेट करवाया था। जब भी वे मुंबई में होते तो सुबह और शाम इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आते थे। लेकिन गुलशन कुमार इस बात से अनजान थे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ और लोग भी हैं जो उनकी रेकी कर रहे हैं। आज भी 3 लोग शिव मंदिर के पास मौजूद शिवा हेयर कटिंग सैलून में बैठकर गुलशन कुमार का इंतजार कर रहे थे। अपनी कार को सड़क के पास पार्क कर गुलशन कुमार स्लम वाली उस गली में घुसते हैं जहां शिव मंदिर मौजूद था। यहाँ गुलशन कुमार को अटेंड करने के लिए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र लवांगारे भी मौजूद थे। हर दिन की तरह करीब 15 मिनट तक पूजा पाठ करने के बाद गुलशन कुमार मंदिर से निकलते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर ही गुलशन कुमार की कार खड़ी थी। ड्राइवर रूपलाल सरोज ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए दूसरी साइड जाने को होते हैं। आगे आगे गुलशन कुमार और पीछे पीछे मंदिर अध्यक्ष रामचंद्र लवांगारे कार की तरफ बढ़ते हैं। गुलशन कुमार अपनी कार का दरवाजा खोलने को ही होते हैं कि तभी एक आदमी अचानक से आता है और गुलशन कुमार की कनपटी पर बंदूक सटा देता है। घबराए गुलशन कुमार पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लंबे बालों वाला वो आदमी कहता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। इतने में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते कि हमलावर ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और गोली गुलशन कुमार के माथे को छूते हुए निकल जाती है। पूजा की थाली और प्रसाद जमीन पर गिर जाता है। पहली 3 गोलियों के बाद गुलशन कुमार जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन अभी भी अपनी जान को बचाने के लिए गुलशन कुमार रेंगते हुए पास की एक झोपड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर मौजूद एक महिला से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर लो, इनसे बचाओ। लेकिन घबराई औरत ने गुलशन कुमार के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। पास की दूसरी झोपड़ी ने भी गुलशन कुमार को अंदर नहीं आने दिया। अपने मालिक को लहूलुहान देखकर ड्राइवर रूपलाल सरोज हमलावरों के बीच दौड़ता है और बंदूकधारियों पर कलश फेंक कर मारता है। लेकिन हमलावरों ने रूपलाल के पैरों पर भी 2 गोलियां मार दी, जिससे वो घायल हो जाते हैं। इधर लड़खड़ाते रेंगते गुलशन कुमार पास के एक पब्लिक बाथरूम तक पहुंचते हैं, जहां तीसरा हमलावर भी आकर अब गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस तरह हमलावरों ने गुलशन कुमार के शरीर में कुल 16 गोलियां दागी। गुलशन कुमार बाथरूम की दीवार के सहारे जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिस दीवार पर देवी अम्बा की तस्वीर वाली टाइल बनी हुई थी। वो आदमी जिसने जीवन भर मां अम्बे के लिए अमर गीत गाए, वो देवी के चरणों में अपनी दम तोड़ देता है। तीनों हत्यारे ये पक्का करते हैं कि गुलशन कुमार मारे जा चुके हैं या नहीं, और फिर पक्का होने के बाद ही सड़क की तरफ भाग जाते हैं। गुलशन कुमार ने अपने पूरे जीवन भक्ति गीत गाए, लाखों लोगों की मदद की, करोड़ों रुपए गरीबों को खाना खिलाने के लिए भंडारों पर खर्च किए। वही गुलशन कुमार एक पब्लिक बाथरूम के सामने पड़े हुए मर जाते हैं, बिना किसी एक आदमी की मदद के। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, गुलशन कुमार को किसने मारा? गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई और किसने करवाई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे देश को शॉक कर दिया। मुंबई की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार पर जबरदस्त दबाव आता है। ये सब हो ही रहा था कि तभी 19 अगस्त के दिन अंडरवर्ल्ड ने बिल्डर नटवरलाल देसाई को गोलियों से भून डाला। पिछले 3 साल में करीब 15 बिल्डर्स की ऐसे ही हत्या हो चुकी थी। ऊपर से हाई प्रोफाइल गुलशन कुमार मर्डर के 1 हफ्ते के बाद ही अब बिल्डर नटवरलाल देसाई की हत्या। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बुरी तरह से भद्द पिट चुकी थी। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एससी मल्होत्रा को हटाकर रोनाल्ड हाइसिंथ मेंडोका को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद ही 1 सितंबर 1997 के दिन पुलिस कमिश्नर मेंडोका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेंडोका ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गुलशन कुमार की हत्या जिन 3 शूटर्स ने की, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी ने सुपारी देकर भेजा था। यह खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिन गुलशन कुमार ने अपनी फिल्म आशिकी में काम देकर नदीम सैफी को सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर बनाया था,
उन्हीं गुलशन कुमार को नदीम सैफी सुपारी देकर क्यों मरवाएंगे, और मुंबई पुलिस आखिर इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंची कि नदीम सैफी ने ही गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दी थी। दरअसल जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तो सबसे पहले मुंबई पुलिस ने गुलशन कुमार के परिवार से बात की तो 2 कॉल्स के बारे में पता चलता है। ये कॉल्स थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर अब्बू सलीम की, जो दाऊद इब्राहिम के गैंग से आता था। दरअसल गुलशन कुमार अपनी हत्या से 1 हफ्ते पहले ही यानी 5 अगस्त के दिन दिल्ली से मुंबई लौटे थे। इसी दिन गुलशन कुमार अपने बिजनेस एसोसिएट शशि गरवारे से मीटिंग के लिए गए थे। शशि गरवारे थोड़े लेट हो जाते हैं और गुलशन कुमार उनका इंतजार कर रहे थे। तभी गुलशन कुमार के मोबाइल फोन पर अबू सलीम का एक कॉल आता है। अबू सलीम गुलशन कुमार को सीधे गाली गलौज देना शुरू कर देता है और पैसे की मांग करता है। हालांकि उस वक्त गुलशन कुमार ने अबू सलीम के इस कॉल को अनदेखा कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद यानी 8 अगस्त के दिन एक बार फिर गुलशन कुमार को अबू सलीम का कॉल आता है। इस वक्त गुलशन कुमार अपने घर पर बैठे थे और साथ में उनके भाई कृष्ण कुमार भी बैठे हुए थे। कोर्ट में दिए गए कृष्ण कुमार के बयान के अनुसार ये कॉल भी अबू सलीम की थी। इस कॉल के दौरान अबू सलीम ने म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी का भी नाम लिया और गुलशन कुमार को कहा कि तुम नदीम के गाने को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हो। तब गुलशन ने कहा कि मैंने प्रमोट किया, लेकिन वो सिंगर अच्छा नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा है। अपनी पिछली कॉल के बारे में अबू सलीम ने गुलशन कुमार से कहा कि तुमने अभी तक मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, यानी तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। इस पर गुलशन कुमार ने कहा कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूं और आप अपना धर्म निभाइए। तब अबू सलीम ने कहा कि अब तुम अपने अंजाम की तैयारी करो बस। ये कहते हुए अबू सलीम ने फोन रख दिया। इस कॉल के 3 दिन बाद ही गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। यहां मुंबई पुलिस को 2 कड़ियां मिलती हैं। एक अबू सलीम जो गुलशन कुमार से एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी। नदीम सैफी मिड जुलाई से ही लंदन ट्रिप पर गए हुए थे और जिस समय गुलशन कुमार की हत्या हुई उस समय भी नदीम सैफी लंदन में ही थे। नदीम ने पुलिस को 4 डेट्स भी दी जिन पर उन्होंने भारत लौटने का वायदा किया, लेकिन और टाइम चाहिए कहकर नदीम सैफी इंडिया आना टालते रहे। मुंबई पुलिस ने नदीम को लंदन जाकर भी इंडिया लाने की कोशिशें की, लेकिन लंदन के रूल्स के कारण नदीम को इंडिया डिपोर्ट नहीं किया जा सका। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर मेंडोसा ने नदीम सैफी के इन्वॉल्वमेंट का खुलासा किया था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस ने इसी साल 12 जून को दुबई में हुई एक सीक्रेट म्यूजिक नाइट का जिक्र किया, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि इसी सीक्रेट म्यूजिक नाइट में गुलशन कुमार के मर्डर का प्लान रचा गया था। इस पार्टी को दाऊद गैंग के ड्रग ट्रैफिकर विक्की गोस्वामी ने आयोजित किया था, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, बोनी कपूर, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली और सलमान खान जैसे एक्टर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने इनसे इनकी रीसेंट दुबई ट्रिप्स के बारे में पूछा और उस पार्टी के बारे में पूछा गया जिसमें गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची गई थी। इन सब के जवाब एक जैसे ही थे कि हम तो ये नॉर्मल पार्टी समझकर गए थे या इनविटेशन आया था, गए नहीं। वहीं शाहरुख का जवाब था कि वे दुबई गए थे मगर उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं की थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने इन सब एक्टर्स को छोड़ दिया। इंटरेस्टिंगली दुबई के होटल रॉयल एम्पायर्स वाटर पार्क में हुई इस म्यूजिक पार्टी के लिए नदीम और श्रवण ने 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया। रेडिफ.com की खबर के अनुसार श्रवण और दूसरे गेस्ट जो फंक्शन में आए थे उन्हें शेख अब्दुल रहमान अल कासिमी ने इनवाइट किया था, जो इस शो का को स्पॉन्सर था। इस पार्टी के बारे में जब म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने वो शो बिना किसी फीस के किया था। नदीम भाई ने मुझसे कहा था कि ये शो शेख अब्दुल रहमान अल कासिमी के लिए करना है, जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। हम बस उनके लिए एक फेवर कर रहे हैं और चूंकि नदीम मेरे पार्टनर हैं, मैंने उन पर भरोसा किया और ज़्यादा सवाल नहीं किए। इस बीच अक्टूबर 1997 में मुंबई पुलिस ने टी सीरीज कंपनी की कंपटीटर टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी को अरेस्ट कर लिया। इंडिया टुडे के उस समय की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने रमेश तौरानी के ड्राइवर सेल्वराज का बयान लेने के बाद रमेश तौरानी को अरेस्ट किया था। रमेश तौरानी के ड्राइवर ने बयान दिया था कि उसने खुद देखा था कि रमेश तौरानी ने अबू सलीम के एक हवाला एजेंट को 25 लाख रुपए की रकम दी थी और उस समय नदीम सैफी भी मौजूद थे। लेकिन रमेश तौरानी तो इतने अमीर आदमी थे, उन पर नदीम सैफी के साथ मिलकर गुलशन कुमार की हत्या की सुपारी देने के आरोप क्यों लगे? उनकी गुलशन कुमार से क्या दुश्मनी थी? मुंबई पुलिस ने टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी को गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी क्यों बनाया? ये कुछ सवाल हैं जो अभी आपके मन में आ रहे होंगे। गुलशन कुमार की हत्या की जांच में 3 बड़ी कड़ियां मिली।
म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी, टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी और अंडरवर्ल्ड दाऊद और अबू सलीम, इन तीनों पर आरोप लगता है कि इन्होंने ही मिलकर गुलशन कुमार की हत्या की थी। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको गुलशन कुमार की सक्सेस स्टोरी में मिलता है। 5 मई 1956 के दिन गुलशन कुमार दुआ का जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। गुलशन के पिता चंद्रभान दुआ 1947 के हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण वेस्ट पंजाब से आकर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। चंद्रभान दुआ ने घर चलाने के लिए एक छोटी सी जूस की दुकान खोल ली थी। इस दुकान पर गुलशन कुमार भी अपने पिता के साथ काम किया करते थे, लेकिन गुलशन कुमार का मन म्यूजिक में ज़्यादा लगता था, इसलिए उनके पिता ने गुलशन कुमार के लिए एक अलग से म्यूजिक रिकॉर्ड्स और कैसेट्स की एक दुकान खोल दी, छोटी सी। 1970 के दशक में म्यूजिक फील्ड में जीसीआई यानी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया और पॉलीडोर नाम के 2 म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स का दबदबा था, जिन्हें आज आप सारेगामा और म्यूजिक इंडिया लेबल के नाम से जानते हैं। यानी ये लेबल्स फिल्मों का संगीत बनाने, उन्हें बेचने और उन्हें प्रमोट करने का काम किया करते थे। ये कंपनीज शहरों में मौजूद लिमिटेड दुकानों के थ्रू म्यूजिक के एलपी यानी लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स को बेचती थी। ये वही रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जिसमें एक बड़ी सी डिस्क होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इन कंपनियों ने अपने एलपी रिकॉर्ड्स को बेचने के लिए कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं बना रखा था। इनके स्टोर्स सिर्फ बड़े शहरों में ही हुआ करते थे, वो भी चुनिंदा। इसलिए छोटे शहरों और कस्बों में इनका मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। इस वजह से ये म्यूजिक रिकॉर्ड्स न केवल महंगे बिकते थे, बल्कि इनका मार्केट साइज भी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ उस समय हमारे देश में कैसेट प्लेयर, जिसको डेक का इस्तेमाल करके बजाया जाता है, वो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे उस समय। लेकिन ये कैसेट भी एलपी की तरह ही महंगी बिका करती थी। जो कैसेट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मात्र 19 रुपए की पड़ती थी, वो कैसेट मार्केट आते आते 50 से 60 रुपए में बिका करती थी। इतनी महंगी कैसेट होने का मतलब ये था कि इन्हें भी एलपी रिकॉर्ड्स की तरह ही सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लोग या अमीर लोग ही खरीद सकते थे। इसलिए गुलशन कुमार ने सोचा कि क्यों ना इन कैसेट्स को खुद ही बनाना शुरू कर दिया जाए, और अगर इन्हें सस्ता कर दिया जाए तो पूरी मार्केट पर छाया जा सकता है। इसी को देखते हुए गुलशन कुमार ने 1970 के दशक में नोएडा में सुपर कैसेट्स नाम की एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत कर दी। लेकिन ये दौर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गानों का था। अब गुलशन कुमार इतने अमीर नहीं थे कि वे इन बड़े बड़े सिंगर्स को हायर कर सकें, इसलिए उन्होंने पायरेसी लॉ यानी कॉपीराइट के जो लॉ होते हैं उनके कुछ लूप होल्स का फायदा उठाया। दरअसल गुलशन कुमार ने इन बड़े बड़े सिंगर्स के गानों के सेम लिरिक्स और सेम म्यूजिक को लोकल गायकों से गवाकर उसे रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि कवर सॉन्ग्स पर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी। गुलशन कुमार इन लोकल गायकों की इन कैसेट्स पर बहुत छोटे शब्दों में कवर सॉन्ग लिख दिया करते थे और बेचना शुरू कर देते हैं। उस समय कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे, इसलिए ये कैसेट्स धड़ल्ले में बिकने लगती हैं। जो ओरिजिनल कैसेट मार्केट में 50 रुपए में बिकती थी, 60 रुपए में बिकती थी, उसे गुलशन कुमार अब मात्र 8 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। अब जब भी मार्केट में कोई नई एल्बम आती तो गुलशन कुमार उस एल्बम के कवर सॉन्ग बनाकर उसकी कॉपियां बेचना शुरू कर देते। कई बार कवर सॉन्ग ही ओरिजिनल सॉन्ग से ज़्यादा बिकने लगे। ये कैसेट्स इतनी सस्ती हुआ करती थी कि इन्होंने गुलशन कुमार के कारोबार को घर घर और गांव गांव पहुंचा दिया और गुलशन कुमार दी कैसेट किंग के नाम से जाने जाने लगे। कवर सॉन्ग्स हिट होने के बाद गुलशन कुमार ने भक्ति सेगमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। खुद गुलशन कुमार भी शिव और वैष्णो देवी मां के भक्त थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म के लगभग सभी बड़े देवी देवताओं के कई धार्मिक और ट्रेडिशनल भजन गाए जो आज तक पॉपुलर हैं। इस तरह गुलशन कुमार ने भजनों और मंत्रों को भी सस्ते गायकों से गवाकर उनकी कैसेट्स को बहुत सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। साथ ही हिंदू तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्राएं करके उनको शूट करके उनकी वीडियो कैसेट बेचना भी शुरू कर दिया। इन भक्ति गीतों ने गुलशन कुमार को कवर सॉन्ग से भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। पॉपुलर होने की एक वजह यह भी थी कि मोस्टली भजन गुलशन कुमार के ओरिजिनल थे, यानी किसी दूसरे गाने के कवर सॉन्ग नहीं थे। साल 1976 तक गुलशन कुमार इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुके थे। इसी के साथ गुलशन कुमार मुंबई में भी शिफ्ट हो जाते हैं। गुलशन कुमार ने वैष्णो देवी मां के मंदिर में रोज भंडारे की सेवा शुरू कर दी। साथ ही कई मंदिरों को बनवाया या रेनोवेट भी करवाया। ऐसे ही मंदिरों में से एक था मुंबई के अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में मौजूद वो शिव मंदिर, जिसे गुलशन कुमार ने रेनोवेट करवाया। म्यूजिक के काम के चलते गुलशन कुमार परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। यहीं 11 जुलाई 1983 के दिन गुलशन कुमार ने टी सीरीज की शुरुआत की। साल 1984 में आई फिल्म लल्लू राम में टी सीरीज का पहला ओरिजिनल साउंड ट्रैक रिलीज होता है, जिसे गुलशन कुमार ने रविंद्र जैन के साथ मिलकर बनाया। ये वही रविंद्र जैन है
जिनके भजन आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन टी सीरीज के म्यूजिक को पहली सफलता मिलती है 1988 में आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक से। इस फिल्म के गानों का एल्बम 1988 के साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बन जाता है। फिल्म के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ए मेरे हमसफ़र जगह जगह गाए जाने लगे। इस तरह गुलशन कुमार ने बॉलीवुड के म्यूजिक में भी अब झंडे गाड़ दिए। अब गुलशन कुमार ने म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। 1989 में आई फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का गुलशन कुमार द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है, लेकिन अगले साल गुलशन कुमार की एक ऐसी फिल्म आती है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म थी आशिकी। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया गुलशन कुमार ने। इस फिल्म के क्लासिकल म्यूजिक को बनाया टी सीरीज कंपनी ने। फिल्म के गाने थे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, दिल का आलम मैं क्या बताऊं, तू मेरी ज़िंदगी है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, नज़र के सामने जिगर के पास, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। टी सीरीज के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। आज की फिल्म के इन शानदार गानों को कंपोज किया था नदीम सैफी और श्रवण राठौर की जोड़ी ने, जो आज की फिल्म के इस एल्बम के साथ ही बॉलीवुड के सुपरस्टार म्यूजिशियन बन जाते हैं। इस फिल्म के गानों को कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम जैसे नए नए सिंगर्स ने गाया था, जो इस फिल्म के बाद रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। आज की फिल्म के ऑडियो कैसेट इतने बिके कि 1 करोड़ की गिनती के बाद टी सीरीज ने इसकी गिनती करना बंद कर दिया। फिल्म के हीरो राहुल रॉय की हेयर स्टाइल के लिए सैलून्स की दुकानों पर होड़ मच जाती है। इंटरेस्टिंगली 80 के दशक में मूवी इंडस्ट्री पर एक पावरफुल कार्टेल का दबदबा था, जो सिर्फ चुनिंदा कलाकारों को ही आगे करते थे, जैसे जहां लता मंगेशकर और आशा भोसले ही उनकी पसंदीदा गायिका होती थी। वहीं गुलशन कुमार ने रातों रात नए सितारे खड़े कर दिए। वो गुलशन कुमार ही थे जिन्होंने सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे नए कलाकारों को पहली बार मौका दिया। जल्द ही टी सीरीज एक बड़ा ब्रांड बन जाती है। 1993 में गुलशन कुमार पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान बन जाते हैं। अपने पीक पर टी सीरीज ने 65% म्यूजिक मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया। अब हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स सिर्फ टी सीरीज के पास होते हैं। इसके बाद सारेगामा का नंबर आता, जिसके पास पुराने गानों की सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट थी। ये वही सारेगामा है जो पहले जीसीआई कंपनी थी। इसके बाद टिप्स कंपनी आती थी, सोनी, यूनिवर्सल, वीनस, बीएमजी, क्रेसेंडो, मैग्ना साउंड और टाइम्स म्यूजिक जैसी बाकी कंपनीज आती थी। लेकिन टी सीरीज के आसपास भी कोई नहीं था। अब गुलशन कुमार ने अपने भाई कृष्ण कुमार को स्टार बनाने की ठानी। साल 1993 में गुलशन कुमार ने आजा मेरी जान नाम से फिल्म बनाई और अपने भाई कृष्ण कुमार को एज एन एक्टर लॉन्च किया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट जाती है। साल 1993 में ही कृष्ण कुमार की 2 और फिल्में रिलीज की गई, कसम तेरी कसम और सबनम, लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप होती हैं। अब गुलशन कुमार ने निखिल, विनय, उमर उत्पल, मिलिंद सागर और राजू सिंह जैसे बड़े म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया और अगली फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया और 1995 में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म का नाम था बेवफा सनम। इस फिल्म में कृष्ण कुमार और शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी जबरदस्त हिट होती है और म्यूजिक तो सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के गाने अच्छा सला दिया तूने मेरे प्यार का, वफा न रास आई, तुझे वो हर जाई, ये धोखे प्यार के धोखे ऐसे हिट हुए कि गुलशन कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह बन जाते हैं। लेकिन इस फिल्म के 2 साल के भीतर ही 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन सवाल यह कि गुलशन कुमार की हत्या में अंडरवर्ल्ड, अबू सलेम और नदीम सैफी का नाम क्यों आया? दरअसल जिस दौर में गुलशन कुमार बॉलीवुड में पीक पर पहुंच रहे थे, उसी दौर में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड हावी होता जा रहा था। हालांकि 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कराने के बाद दाऊद और उसके गैंग के लोग मुंबई छोड़कर दुबई भाग चुके थे, लेकिन अब भी मुंबई में उनका एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। उस समय मुंबई का रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा डाउन चल रहा था, जहां से अंडरवर्ल्ड को मोटा पैसा वसूली में आता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड की नज़र अब बॉलीवुड पर थी। 7 जून 1994 के दिन फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी की हत्या करवा दी जाती है। ये अंडरवर्ल्ड द्वारा बॉलीवुड में की गई पहली बड़ी हत्या मानी जाती है। कहा जाता है कि जावेद सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, विश्व में अमृत। इस फिल्म में जावेद ने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार को कास्ट किया था। कहा जाता है कि जेबा की कास्टिंग दाऊद इब्राहिम की सिफारिश पर ही हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जावेद ने जेबा को फिल्म से हटा दिया। यह बात दाऊद को पसंद नहीं आती। माना जाता है कि दाऊद के गैंग ने इसे अपमान माना और फिर जावेद सिद्दीकी को गोली मार दी गई। जावेद सिद्दीकी की हत्या बॉलीवुड के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इनफ थी। उस समय गुलशन कुमार के बारे में ये बात बहुत प्रचलित थी
कि गुलशन कुमार हर दिन वैष्णो देवी मंदिर पर 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़वाते हैं। उनकी कमाई के बारे में भी सबको मालूम था, इसलिए साल 1995 की शुरुआत से ही गुलशन कुमार को हफ्ता वसूली के कॉल आने लगे और ये कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अबू सलेम करता था। अबू सलेम डी कंपनी का एक गैंगस्टर था जो यूपी के आजमगढ़ से मुंबई आया था। एस हुसैन जैदी अपनी बुक माई नेम इज अबू सलेम में बताते हैं कि अबू सलेम निर्दयी, खूंखार और रंगीले मिजाज का आदमी था। मुंबई के बाकी गैंगस्टर्स जैसे दाऊद इब्राहिम, अरुण गावली, अमर नाइक और छोटा राजन मुंबई में ही पले बड़े थे, लेकिन अबू सलेम यूपी से आया था। मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए अबू सलेम बहुत ज़्यादा निर्दयी बन गया था ताकि लोग उसे सीरियस लें। 25 साल की उम्र आते आते अबू सलेम मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हावी होने लगा था। अबू सलेम पहले छोटा शकील के लिए काम करता था, लेकिन बाद में अलग रहकर बॉलीवुड से कॉल के जरिए वसूली करने लग गया था। 1993 के बाद से अबू सलेम भी दुबई में रहकर ही बॉलीवुड को फोन से धमका कर रखता था। अबू सलेम कितना क्रूएल हो चुका था, इसका अंदाजा हुसैन जैदी की किताब के एक किस्से से लगाया जा सकता है। हुसैन जैदी अपनी किताब में बताते हैं कि सलेम अपने शिकार को, जिसे उसने हाल ही में मारा था, उसको मारने के 13वें दिन बाद वो उसके घर पर फोन करता है। सामने से उसकी बीवी फोन उठाती है और जब उसको अपने पति के कातिल यानी अबू सलेम के बारे में पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन सलेम जोर जोर से हंसने लग जाता है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि सलेम किस मानसिकता का गैंगस्टर था। जहां छोटा शकील के पास शूटर सादिक कालिया था, राजन गैंग के पास अरुण महाजन था, अरुण गवली के भी बहुत सारे शूटर्स थे, वहीं अबू सलेम के पास अपनी कोई गैंग या शूटर्स नहीं थे। वो यूपी बिहार से ऐसे लड़कों को बुलाता था जो देसी कट्टे चलाते थे। अबू सलेम उन्हें अच्छे पैसे देकर मुंबई बुलाता था, हथियार देता था और काम पूरा होने के बाद वापस उसी दिन ट्रेन से वापस यूपी और बिहार भेज दिया करता था। इस कारण सलीम की गैंग के लोग पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए अबू सलीम का अगला निशाना थे गुलशन कुमार। जून 1994 में जावेद रियाज सिद्दीकी के मारे जाने के बाद से ही गुलशन कुमार के पास अबू सलीम के फ़ोन आने लग जाते हैं। गुलशन कुमार को बोला जाता है कि तुम मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हो, थोड़ा चढ़ावा हमें भी चढ़ा दो। इस तरह अबू सलीम ने गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी की डिमांड रखी। माना जाता है कि शुरुआती दिनों में गुलशन कुमार ने सलीम को पैसे भिजवाए भी थे, लेकिन बाद में जब सलीम की ओर से डिमांड बढ़ने लगी तब गुलशन ने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि ये बात ऑफिशियली दर्ज नहीं है। गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार इस बात से इनकार करते हैं। एक तरह से गुलशन कुमार अबू सलीम की धमकियों से परेशान आकर उसकी कॉल्स को इग्नोर करने लगे थे। ये बात अबू सलीम के लिए ईगो की बात थी। अबू सलीम ने गुलशन कुमार के अलावा बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी धमका रखा था, जिनमें सुभाष घई और गुप्त फिल्म को डायरेक्ट करने वाले राजीव राय भी शामिल थे। इवन राजीव राय पर 31 जुलाई 1997 के दिन 5 शूटर्स जानलेवा हमला भी करते हैं, लेकिन राजीव के साथ में सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वे बच जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद राजीव अपनी फैमिली के साथ कुछ समय के लिए इंडिया छोड़ देते हैं। जब ये फायरिंग हुई उन दिनों 5 अगस्त 1997 के दिन इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने अबू सलीम को फ़ोन किया और पूछा कि जो ये सुभाष घई और राजीव राय पर हमला कराया है क्या वो उसने ही कराया है। तब सलीम ने कहा कि हाँ। सलीम ने आगे कहा कि ये हमला सिर्फ डराने के लिए था, असली हमला 1 हफ्ते बाद होगा जिसमें हम एक जाने माने नाम को मारेंगे और ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने जब ये बात सुनी तब वो सीधा मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में मौजूद क्राइम ब्रांच की तरफ भागकर सूचना देता है। क्राइम ब्रांच ने इंडस्ट्री के टॉप लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराना शुरू कर दिया। तुरंत ही बॉलीवुड के कई बड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिसमें पहलाज निहलानी भी शामिल थे, जो उस समय इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी IMPPA के प्रमुख थे। लेकिन अचरज वाली बात यह रही कि इनके दिमाग में गुलशन कुमार का नाम नहीं आया। जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अबू सलीम से बात की थी उसी दिन यानी 5 अगस्त 1997 के दिन अबू सलीम ने गुलशन कुमार को भी एक कॉल की थी, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था कि उस वक्त गुलशन कुमार अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गुलशन कुमार ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो ये मुद्दा डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से भिड़ने का हो जाएगा, जबकि गुलशन के भाई कृष्ण कुमार चाहते थे कि वे पुलिस को इन्फॉर्म करें, लेकिन गुलशन कुमार नहीं मानते। वो अंडरवर्ल्ड से सीधे भिड़ना नहीं चाहते थे। इस कॉल के 1 हफ्ते बाद ही गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई और यही कारण है कि गुलशन कुमार की हत्या में अबू सलीम का नाम आया। अबू सलीम की बात समझ में आती है कि उसे एक्सटॉर्शन मनी चाहिए थे, लेकिन नदीम सैफी, उन्हें तो गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हिट कराने में मदद की थी।
फिर ऐसा क्या हुआ कि नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच बात यहां तक पहुंच गई? आखिर मुंबई पुलिस 1 महीने के भीतर इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गई कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में मास्टरमाइंड थी? इसके पीछे कहानी यह है कि आज की फिल्म के बाद नदीम और श्रवण की जो सुपरहिट जोड़ी थी उसने कई सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक दिया, जैसे साजन 1991 की, फूल और कांटे 1991 की, सड़क, फिर दिल है कि मानता नहीं, हम हैं राही प्यार के, रंग और दिलवाले और राजा हिंदुस्तानी, या कहें कि साजन चले ससुराल और परदेस, फिर जुदाई और मोहब्बत। ये ऐसी फिल्में थी जिनके गीत सुपरहिट हो चुके थे और इन्हें देने वाले श्रवण और नदीम सैफी की जोड़ी थी, जिससे नदीम सैफी सबसे हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ होता है जिससे गुलशन कुमार और नदीम के बीच झगड़े का जन्म होता है। इंडिया टुडे मैगजीन की उस समय की रिपोर्ट बताती है कि गुलशन कुमार की हत्या के बाद जब मुंबई पुलिस ने गुलशन कुमार के परिवार वालों और सुपर कैसेट्स यानी कि टी सीरीज के सीनियर ऑफिसर्स से जब पूछताछ की तो उनका पहला शक नदीम सैफी की तरफ गया। दरअसल गुलशन कुमार की हत्या से 1 साल पहले ही यानी साल 1996 में नदीम ने हाय अजनबी नाम से अपनी पहली ऑडियो एल्बम बनाई थी। अभी तक नदीम म्यूजिक डायरेक्टर थे, म्यूजिक देते थे, सिंगर नहीं थे, लेकिन इस एल्बम में नदीम ने पहली बार खुद गाने गाए। वो चाहते थे कि गुलशन कुमार की कंपनी हाय अजनबी एल्बम के राइट्स खरीद ले, लेकिन गुलशन कुमार हाय अजनबी के राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार द्वारा दिए गए कोर्ट के बयान के अनुसार गुलशन कुमार इस एल्बम के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा कि नदीम अच्छा सिंगर नहीं है, इसलिए उन्होंने नदीम के ऑडियो राइट्स खरीदने के प्रपोजल को इनकार कर दिया। लेकिन बाद में गुलशन कुमार ने हाय अजनबी एल्बम के ऑडियो राइट्स खरीद लिए और प्रमोशन करने के लिए एक गाने को पिक्चराइज भी करवाया, उसकी वीडियो भी बनवाई। लेकिन जब मार्च 1997 में हाय अजनबी रिलीज हुई तो वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फ्लॉप के लिए नदीम सैफी ने गुलशन कुमार को जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। नदीम को लगता था कि गुलशन कुमार ने उनकी एल्बम को अच्छे से प्रमोट नहीं किया, उसकी अच्छे से पब्लिसिटी नहीं की, ताकि नदीम की एल्बम फेल हो जाए। कृष्ण कुमार के कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार इसके बाद नदीम ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी। कृष्ण कुमार ने अपनी गवाही में गुलशन कुमार की हत्या से 1 हफ्ते पहले की कॉल्स के बारे में भी बताया कि कैसे 5 अगस्त वाली कॉल में अबू सलीम गुलशन कुमार से पैसे मांग रहा था, धमकियां दे रहा था, और 8 अगस्त की कॉल में उसने नदीम सैफी का नाम भी लिया था कि उन्होंने नदीम की एल्बम प्रमोट क्यों नहीं की थी। इस कॉल के 3 दिन बाद यानी 12 अगस्त के दिन गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। इसलिए ही पुलिस ने गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रचने वालों में नदीम सैफी का नाम शामिल किया। इंडिया टुडे के लिए लिखी पत्रकार स्मृति कॉपिकर की रिपोर्ट के अनुसार गुलशन और नदीम का रिश्ता तब खराब होने लगा जब नदीम श्रवण ने वीनस और टिप्स जैसी दूसरी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद फिर दोनों में सुलह हुई। टी सीरीज ने हाय अजनबी नाम की पॉप एल्बम बनाई जिसमें नदीम खुद गायक बनी थे, लेकिन एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। नदीम को लगा कि गुलशन ने जानबूझकर इसका प्रमोशन ठीक से नहीं किया, जबकि गुलशन के एक करीबी ने बताया कि इस एल्बम के प्रमोशन में करीब 20 लाख रुपए लगाए गए थे और गुलशन ने खुद कहा था कि मैं ये बस नदीम को खुश करने के लिए कर रहा हूं, वरना मुझे नहीं लगता कि ये बिकेगी। पत्रकार स्मृति कॉपिकर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि फिर एक और झगड़ा हुआ फिल्म इतिहास के एक गाने को लेकर। गुलशन चाहते थे कि अनुराधा पौडवाल गाना गाएं जो उनकी खास थी, वहीं नदीम श्रवण अलका याग्निक को चुनना चाहते थे क्योंकि वो अलका को पसंद करते थे। ये बातें और बिगड़ती गईं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि इसी बीच गुलशन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा खेल खेलने लगे थे। उनके एक करीबी ने बताया कि वो जैसे पागलपन में खरीदारी कर रहे थे। गुलशन कुमार ने 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों के म्यूजिक राइट्स खरीद लिए थे, कुछ में नदीम श्रवण म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन बाद में गुलशन ने नदीम और श्रवण को 2 फिल्मों से हटा दिया। इसके अलावा गुलशन कुमार उन फिल्मों के म्यूजिक राइट्स नहीं खरीद रहे थे जिनका म्यूजिक नदीम और श्रवण की जोड़ी ने दिया हो। इससे नदीम की नाराजगी गुलशन कुमार से और अधिक बढ़ गई। लेकिन इस कहानी में सिर्फ नदीम सैफी और अबू सलीम का नाम नहीं था, बल्कि एक तीसरे आदमी पर भी गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे और वो नाम था टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का, जिन पर मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि रमेश तौरानी ने नदीम सैफी के साथ मिलकर 25 लाख रुपए में गुलशन कुमार की हत्या की सुपारी दी थी। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग गुलशन कुमार से जलन में बैठे हुए थे। उसमें बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री पर कुछ चुनिंदा कंपनियों का ही कब्जा था या कुछ लोगों का ही एक कार्टल बन चुका था। ये लोग आपस में मिलकर म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स और मार्केट पर पूरा कंट्रोल रखते थे, जो गुलशन कुमार की टी सीरीज की सक्सेस से
खुश नहीं थे। इसलिए 1992 के आसपास गुलशन कुमार फिल्म म्यूजिक को छोड़कर नॉन फिल्म म्यूजिक पर फोकस करने लगे। जैसे भक्ति म्यूजिक पर उन्होंने फोकस किया और उसे मेन स्ट्रीम बना दिया। अनुराधा पौडवाल जैसे सिंगर्स को प्रमोट करके भक्ति गीतों में रेवोल्यूशन ला दिया। देश भर में टी सीरीज की भजन, आरती, तीर्थ यात्रा वीडियोज की कैसेट्स बिकने लगी। इससे गुलशन कुमार ने करोड़ों रुपए कमाए। गुलशन कुमार को भक्ति म्यूजिक का सम्राट कहा जाने लगा। लेकिन साल 1996 के बाद गुलशन कुमार ने फिर से फिल्म म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। लेकिन अब की बार गुलशन कुमार की स्ट्रेटेजी अटैकिंग वाली थी। अब वो ऐसे गानों के राइट्स भी खरीद रहे थे जिन्हें बाकी म्यूजिक कंपनियां छूने से भी कतरा रही थी। जिन टॉप फिल्मों के म्यूजिक राइट्स को लेकर होड़ मची होती थी, वहां वो बाकी कंपनियों से कई ज़्यादा बोली लगाकर, कई ज़्यादा पैसा देकर उन्हें हथिया लेते थे। जैसे जब बाजार में किसी फिल्म की म्यूजिक राइट्स की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होती, तो वहां गुलशन कुमार 2 से 2.5 करोड़ रुपए ऑफर देते थे। गुलशन कुमार का ये मार्केट डोमिनेशन म्यूजिक इंडस्ट्री के पुराने प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा था। म्यूजिक कंपनियों के बीच का कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ चुका था। इंडिया टुडे की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार उनके कुछ करीबियों का कहना था कि गुलशन कुमार को अब इस ताकत का मजा आने लगा था। जैसे उन्हें ये महसूस होने लगा था कि वो चाहें तो किसी फिल्म या किसी का करियर बना सकते हैं और चाहें तो मिटा सकते हैं। उस समय की एक मीटिंग का भी जिक्र अक्सर मिलता है जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों ने गुलशन कुमार से अपनी शिकायतें और रिक्वेस्ट की थी। जुलाई 1997 में कथित तौर पर चेन्नई में एक 5 स्टार होटल में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में गुलशन कुमार सहित वीनस और टिप्स जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनियों के लोग बैठे हुए थे। ये बैठक बाकी म्यूजिक कंपनीज ने गुलशन कुमार से कोऑपरेट करने के लिए बुलाई थी। इनमें से एक ने कहा कि गुलशन कुमार ने मार्केट को बर्बाद कर दिया है। इस मीटिंग में एक ने कहा कि हम पर बहुत अधिक कर्जा बढ़ चुका है, हमें उधार चुकाना है। भगवान के लिए अपना कारोबार थोड़ा कम करो ताकि हम भी कुछ मुनाफा कमा सकें। इस पर गुलशन कुमार हामी भरते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ऊपर की कहानी से यह पता चलता है कि अपनी हत्या से पहले तक गुलशन कुमार नदीम सैफी, म्यूजिक इंडस्ट्री के अपने कंपटीटर जो कंपनियां थी उनसे और अंडरवर्ल्ड से पंगा ले चुके थे। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश किसने रची और कैसे रची। गुलशन कुमार को गोली मारने वाले वे 3 हत्यारे कौन थे? टिप्स के मालिक रमेश तोरानी का क्या हुआ? नदीम सैफी का क्या हुआ? अबू सलीम को सजा मिली कि नहीं? ये वो सवाल हैं जिनके सवाल बाकी हैं और इसी वीडियो में उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। मुंबई पुलिस की माने तो गुलशन कुमार की हत्या की साजिश दुबई में हुई उस सीक्रेट म्यूजिक पार्टी के दौरान रची गई थी जिसमें बॉलीवुड के भी कई सितारे शामिल थे। इस पार्टी में अंडरवर्ल्ड, अबू सलीम और दाऊद के साथ साथ वो म्यूजिक कंपनियां भी थीं जिनका धंधा गुलशन कुमार की वजह से चौपट हो गया था। यहीं गुलशन कुमार को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद इब्राहिम के द्वारा मर्चेंट उर्फ अब्दुल रऊफ मर्चेंट को सुपारी दी जाती है। इस प्लान में बैकअप शूटर के लिए उसके भाई राशिद मर्चेंट को भी शामिल कर लिया जाता है। यहाँ एक सवाल ये भी मन में आ सकता है कि अब्दुल रऊफ मर्चेंट कौन था और इन दोनों मर्चेंट भाइयों को ही गुलशन कुमार को मारने का काम क्यों सौंपा गया था? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। दरअसल अब्दुल रऊफ मर्चेंट और रशीद मर्चेंट के अलावा इनका एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम था इम्तियाज। इनकी माँ का नाम फातिमा मर्चेंट था। खास बात यह कि फातिमा मर्चेंट ने ही इन्हें गैंगस्टर बनाया था। पहले फातिमा मर्चेंट का नाम सुभद्रा डोई फुडे था। वो पुणे के पास मांडवी गांव में रहती थी जहां इसे टेम्पो ड्राइवर दाऊद मर्चेंट से प्यार हो जाता है, जिसके बाद इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों मुंबई चले आए और सिवरी इलाके की एक झुग्गी में रहने लगे। 1992 में दाऊद मर्चेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। गरीबी की वजह से फातिमा को अपने बच्चों के साथ मुंबई के बाहरी इलाके मुमरा में रहना पड़ा। ये इलाका दाऊद के लोगों का ठिकाना था। इस बीच फातिमा अबू सलीम के करीबी अब्दुल कयूम के कांटेक्ट में आती है और उससे अपने बेटों को काम पर लगाने की गुजारिश करती है। अब्दुल कयूम ने फातिमा के बड़े बेटे अब्दुल रऊफ यानी मर्चेंट को काम दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद उसे दुबई भागना पड़ जाता है। इसके बाद कयूम रऊफ को पहला काम दुबई से ही देता है। काम यह था कि उसको दाऊद के भाई यानी अनीस के लिए एक चौधरी नाम के व्यापारी को किडनैप करके उससे 2.5 लाख रुपए वसूलने थे और ये काम रऊफ बहुत आसानी से कर देता है। इसके बाद 1996 में अब्दुल रऊफ मर्चेंट कयूम, अबू सलीम और अनीस से मिलने दुबई जाता है। दुबई में मिलने के बाद कयूम रऊफ को खार के रहने वाले शशिकांत पटेल नाम के एक आदमी को किडनैप करने के लिए कहता है। हालांकि रऊफ शशिकांत पटेल को किडनैप
नहीं कर सका। इसके बाद रऊफ अप्रैल 1997 में वापस मुंबई से दुबई चला जाता है। इंडिया टुडे को मिले एक्सक्लूसिव पेपर जिसमें रऊफ के इंटरोगेशन के समय के दिए बयान हैं, उससे पता चलता है कि रऊफ 5 मई 1997 की सुबह करीब 11 बजे दुबई के शारजाह में मौजूद कय्यूम के ऑफिस में उससे मिलता है, जहां पहले से नदीम सैफी और अबू सलेम मौजूद थे। कुछ देर में अनीस आता है और रऊफ को अंदर ले जाता है। रऊफ बताता है कि उस मीटिंग में कय्यूम मुझे अनीस से मिलवाता है और अनीस से पूछता है कि क्या ये चलेगा। तब अनीस पूछता है कौन है ये। इस पर कय्यूम कहता है कि भाई ये वही बंदा है जिसने चौधरी को किडनैप किया था। तब अनीस कहता है कि हाँ चलेगा। यही अबू सलेम अब्दुल रऊफ से बोलता है कि नदीम को परेशान करने वाले गुल्लू यानी गुलशन कुमार को ख़त्म करना है और यह काम तुझे सौंपा गया है। इस मीटिंग के बाद अब्दुल रऊफ अबू सलीम से एक गाड़ी और हथियार का इंतजाम करने के लिए कहता है। इस पर अबू सलीम कहता है कि मुंबई जाओ, वहां कार के साथ साथ बाकी सभी चीज़ों का इंतजाम मिल जाएगा। इसके बाद कय्यूम अब्दुल रऊफ को 2500 दिरहम देकर वापस मुंबई भेज देता है। इसके बाद जरूरी इंतजाम करने के लिए कुछ लोग दुबई से मुंबई आते हैं और गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग करने लगते हैं। इसके लिए 2 टीमें बनाई गईं। तय हुआ कि अंधेरी वेस्ट के जीतनगर इलाके में एक शिव मंदिर के पास गुलशन कुमार को मारा जाएगा। गुलशन कुमार की रेकी के लिए रऊफ को एक मारुति 800 कार भी दी जाती है। 1 महीने से ज़्यादा समय तक दोनों टीमें अंधेरी वेस्ट के मंदिर में जाकर गुलशन कुमार की एक्टिविटी, आने जाने के समय और उनसे मिलने वाले लोगों को चेक करते रहते हैं। साथ ही उस टीम के 2 और बंदे पार्किंग की रेकी करते रहते हैं। रेकी करते हुए उन्हें मालूम चलता है कि गुलशन कुमार मरून कलर की कार में आते हैं और उनके साथ एक बॉडीगार्ड एक कार्बाइन गन लेकर आता है। इस बॉडीगार्ड की वजह से ही ये लोग अभी तक गुलशन कुमार पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे आईपीएस राकेश मारिया अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखते हैं कि लगभग 4 महीने पहले मुझे 22 अप्रैल 1997 की रात को एक मुखबिर का फ़ोन आया था। उसने मुझे बस इतना बताया था कि सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। मैंने उस मुखबिर से पूछा कि कौन विकेट लेने वाला है। तब उसने जवाब दिया अबू सलेम। साथ ही उसने कहा कि सर उसने अपने शूटर के साथ प्लान नक्की कर दिया है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकलने से पहले शिव मंदिर जाता है और वहीं पर उसका काम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद राकेश मारिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को फ़ोन किया। उन्होंने कुमार से कन्फर्म किया कि क्या वह सच में रोज मंदिर जाते हैं। महेश भट्ट ने गुलशन कुमार को यह जानकारी दे दी। राकेश मारिया ने भट्ट से कहा कि वो क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करेंगे और जब तक गुलशन कुमार को सिक्योरिटी नहीं मिलती तब तक वो घर से बाहर ना निकलें। राकेश मारिया बताते हैं कि क्राइम ब्रांच गुलशन कुमार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती, लेकिन गुलशन कुमार के पास पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार की सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं दी गई। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि राकेश मारिया को इस प्लान के बारे में 22 अप्रैल 1997 को मालूम चला, जबकि रऊफ अपने कन्फेशन में बताता है कि उसको पहली बार प्लान के बारे में 5 मई 1997 को पता चला। और मुंबई पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश जून में दुबई की सीक्रेट म्यूजिकल पार्टी के दौरान रची गई थी। आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों है? यहाँ कहा जाता है कि रऊफ की गवाही में काफ़ी चीज़ें फोर्ज्ड थी, यानी फेक थी, जो आमतौर पर होती हैं। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि अप्रैल से लेकर जून के बीच गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग रची गई, जिस प्लानिंग का आखिरी दिन अब आ चुका था, जिसके लिए महीनों से गुलशन कुमार की रेकी चल रही थी। 12 अगस्त 1997 के दिन अब्दुल रऊफ एक बार फिर शिव मंदिर की तरफ सुबह के 6 बजे निकल जाता है। उसके साथ उसका भाई राशिद मर्चेंट और उसका दूसरा दोस्त आदिल भी था। तीनों शिव मंदिर के पास अपनी पोजीशन ले लेते हैं। करीब 10 बजे गुलशन कुमार अपनी कार से उतरते हैं। गुलशन कुमार को अकेले देख आदिल अब्दुल रऊफ और राशिद को जाकर बताता है कि गुलशन कुमार के साथ आज कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये बात रऊफ फ़ोन पर अबू सलेम को बता देता है। तुरंत ही अबू सलेम गुलशन कुमार को मौत के घाट उतारने की परमिशन दे देता है। साथ ही कहता है कि इस पूरे मर्डर को अंजाम देते समय तुम फ़ोन ऑन रखना ताकि गुलशन की चीखें मुझे सुनाई दे सकें। रऊफ यही करता है, गुलशन के नज़दीक पहुंचता है और गोलियां चला देता है। हत्यारों ने गुलशन कुमार के शरीर में टोटल 16 गोलियां चलाईं, जिससे गुलशन कुमार की वहीं पर दुखद मौत हो जाती है। ये पूरा खेल अंधेरी वेस्ट की व्यस्त गली में दिन दहाड़े 15 से 20 मिनट तक चलता है। अनगिनत लोगों की मदद करने वाले गुलशन कुमार बिना किसी मदद के अकेले जूझते हुए मारे जाते हैं। गुलशन कुमार पर हमला करने के बाद अब्दुल रऊफ कोलकाता भाग जाता है और वहां से
बांग्लादेश भाग जाता है और बांग्लादेश से दुबई पहुंच जाता है। गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद पूरा देश हिल जाता है। हालांकि पहले भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने कई बड़ी हत्याएं की थीं, लेकिन इसकी ब्रुटैलिटी एक्सट्रीम थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस नवंबर 1997 में 400 पन्नों की चार्जशीट दायर करती है, जिसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस द्वारा लोकल सेशन कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस की ऑफिस में रची गई थी। इसके अलावा आने वाले सालों में 3 और सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की जाती हैं। इन चार्जशीट में टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी पर भी आरोप था कि नदीम अख्तर सैफी और रमेश तौरानी दोनों ने मिलकर 25 लाख रुपए में गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दी थी। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि केस की जांच के दौरान अबू सलीम के जानकार आरिफ लकड़ावाला ने पुलिस को बताया था कि उसने खुद रमेश तौरानी को माफिया डॉन अबू सलीम और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी के साथ पैसे का लेन देन करते हुए देखा था। मुंबई पुलिस के अनुसार अबू सलीम के इंस्ट्रक्शन पर 27 जून 1997 के दिन आरिफ लकड़ावाला एक दूसरे आरोपी के बालसरा के साथ नदीम सैफी और रमेश तौरानी से पैसे कलेक्ट करने के लिए जुहू गए थे। इसके बाद नदीम ने अबू सलीम को कॉल किया। मुंबई पुलिस ने तौरानी के खिलाफ कॉल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में दिए, जिनसे कथित तौर पर यह संकेत मिलता था कि उन्होंने 27 जून 1997 के दिन जुहू से इंटरनेशनल कॉल्स किए थे। हालांकि मुख्य आरोपी नदीम और शूटर्स में से किसी के भी पकड़े न जाने की वजह से ये केस कोर्ट में समय से शुरू नहीं हो सका। इस बीच जनवरी 2001 में गुलशन कुमार की हत्या के मेन आरोपी अब्दुल रऊफ यानी कि दाऊद मर्चेंट को कोलकाता से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह दाऊद मर्चेंट की गिरफ्तारी के बाद जून 2001 में कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। मुंबई सेशन कोर्ट के जज ML तहलियानी ने इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अप्रैल 2002 में फैसला सुना दिया, जिसमें वे 26 आरोपियों में से 18 को बरी कर देते हैं और केवल एक यानी अब्दुल रऊफ को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। वहीं कोर्ट ने रमेश तौरानी के खिलाफ प्रॉपर सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया। दरअसल पुलिस की जांच में कुछ बेसिक कमियां थीं, जैसे पहली ये कि किन नंबरों से कॉल की गई थी और किन इंटरनेशनल नंबर से कॉल रिसीव की गई थी, और उस फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस किया गया जिससे साबित हो सके कि नदीम ने सचमुच अबू सलीम को कॉल किया था या नहीं किया था, या तौरानी उस मीटिंग में शामिल थे भी या नहीं। तीसरा, पुलिस ने यह भी जांच नहीं की कि वो नंबर किसका था जिससे बात हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने रमेश तौरानी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं करवाई थी और सीधे कोर्ट में ही गवाह यानी आरिफ लकड़ावाला को रमेश तौरानी की पहचान के लिए बुलाया था, यानी सीधे कोर्ट में। यानी गवाह लकड़ावाला को कभी आरोपी रमेश तौरानी को प्रॉपर पहचानने के लिए नहीं बुलाया गया था कि इन लोगों में से बताओ कि रमेश तौरानी कौन थे। इसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, जो एक लीगल प्रोसेस है और किसी आदमी की गवाही को सही से जांचने के लिए सबसे जरूरी है। इसके अलावा जिस की बालसरा का नाम आरिफ लकड़ावाला ने अपनी गवाही में लिया था, उसकी मौत ट्रायल से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मोस्टली रमेश तौरानी के खिलाफ जो सबूत था वो सिर्फ आरिफ लकड़ावाला की एक गवाही थी। इन कुछ टेक्निकल और लीगल मिस्टेक्स की वजह से कोर्ट ने कहा कि रमेश तौरानी के खिलाफ कोई कन्विंसिंग एंड कॉजेंट यानी भरोसेमंद और ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहली बार कोर्ट में की गई पहचान बहुत मजबूत सबूत नहीं मानी जा सकती, खासकर तब जब वो किसी एक अकेले गवाह पर टिकी हो। पुलिस की इन लापरवाहियों ने केस कमजोर कर दिया, इसलिए कोर्ट ने रमेश तौरानी को गुलशन कुमार मर्डर केस में शामिल होने के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं थे। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि गुलशन कुमार की हत्या की साजिश दुबई में रची गई थी, जहां दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के ऑफिस में बैठक हुई। इसमें अली शेख, मोहम्मद रऊफ राजा, रफीक चालके और नवाब को अबू सलीम ने बुलाया था। इसी मीटिंग में नदीम और 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। इस कथित मीटिंग में मौजूद अली शेख की गवाही को ही नदीम सैफी के खिलाफ आधार बनाया गया था। सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए अब्दुल रऊफ को आजीवन उम्र कैद के फैसले को अब्दुल रऊफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी रमेश तौरानी के बाइज्जत बरी किए जाने के कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के दोनों फैसलों को बरकरार रखती है, यानी अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सजा और रमेश तौरानी को बाइज्जत बरी करने का फैसला। लेकिन गुलशन कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी नदीम सैफी अभी भी लंदन में ही थे और इंडिया नहीं आए। इंडिया की कोशिशों के बाद साल 2000 में नदीम सैफी को लंदन में अरेस्ट किया गया। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्रेडिशन की मांग की थी, इसलिए ब्रिटेन की अदालतों में नदीम सैफी का मामला चला। लेकिन साल 2001 में यूके की हाईकोर्ट ने एक्स्ट्रेडिशन की मांग को खारिज कर दिया। ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि इंडिया के पास नदीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। गवाह की एक तरफा गवाही
और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर किसी को इंडिया भेजकर ट्रायल नहीं करवाया जा सकता। इस तरह ब्रिटिश कोर्ट ने नदीम सैफी को बरी कर दिया। हालांकि भारत में नदीम अब भी फरार घोषित हैं और उनका नाम कोर्ट के रिकॉर्ड में एक साजिशकर्ता के रूप में दर्ज है। इस बीच साल दर साल रऊफ मर्चेंट जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काटता है। मार्च 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट रऊफ मर्चेंट की फरलो यानी कि 14 दिन की छुट्टी को अनुमति दे देती है। अप्रैल महीने में रऊफ मर्चेंट 14 दिन की छुट्टी पर हर्सुल सेंट्रल जेल से बाहर आता है। 14 दिन बाद मर्चेंट को वापस जेल में आना था। नियम के मुताबिक मर्चेंट ने लोकल मुम्रा पुलिस थाने को हर दिन रिपोर्ट किया, लेकिन 11वें दिन रऊफ मर्चेंट मुम्रा से गायब हो जाता है। अगले 7 साल तक अब्दुल रऊफ मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगता। नवंबर 2016 में जाकर अब्दुल रऊफ को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया जा सका और भारत लाकर मुकदमे चलाए गए। उसके साथ साथ बाकी लोगों और रमेश तौरानी पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की लास्ट अपडेट 1 जुलाई 2021 को आती है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट अब्दुल रऊफ की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखती है। वहीं उसके छोटे भाई अब्दुल रशीद, जो उसके साथ बैकअप शूटर था और जिसको सेशन कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी। कुल मिलाकर हाई कोर्ट के फैसले में दोनों शूटर मर्चेंट भाइयों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और रमेश तौरानी को फिर से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। वहीं मुख्य आरोपी नदीम सैफी अभी भी लंदन में हैं और उन्हें कभी भारत वापस नहीं लाया जा सका। वहीं अबू सलीम को सजा मिली, लेकिन गुलशन कुमार के केस में नहीं। दरअसल अबू सलीम को साल 2002 में पुर्तगाल के लिस्बन में बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ एक अपार्टमेंट में पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ सलीम के लिए फ़ायदा ये हुआ कि पुर्तगाल और भारत के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, इसलिए पुर्तगाल ने अबू सलीम को भारत को देने से इनकार कर दिया। हालांकि सीबीआई के ऑफिसर्स ने पुर्तगाल जाकर अबू सलीम को लाने की बातचीत शुरू कर दी। अंत में भारत एक स्पेशल ट्रीटी का सहारा लेकर पुर्तगाल को कन्विंस कर लेता है, लेकिन पुर्तगाल बदले में भारत से कई श्योरिटी मांगता है, यानी कई कंडीशंस लगाता है। जैसे सीबीआई, जिसके पास सलीम के खिलाफ 24 मामले दर्ज थे, उनको ट्रीटी के चलते कम कराया जाता है उनकी संख्या को। इस कारण सीबीआई 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट जैसे बड़े केस को ही जारी रख पाती है और गुलशन कुमार की हत्या का मामला साइड कर दिया जाता है। यानी पुर्तगाल ने अबू सलीम को इंडिया सिर्फ इस शर्त पर भेजा कि उस पर इंडिया में सिर्फ लिमिटेड मामलों में ही मुकदमा चल सकेंगे। इसके साथ ही उसे इस शर्त पर भी भारत भेजा जाता है कि उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा और उसे 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। इन शर्तों को ध्यान में रखकर आखिरकार नवंबर 2005 में अबू सलीम को वापस भारत लाया जाता है। आज अबू सलीम मुंबई 1993 के ब्लास्ट के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज गुलशन कुमार के 2 शूटर जेल में सजा काट रहे हैं, अबू सलीम जेल में सजा काट रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी नदीम सैफी बच गए। वे मुकदमे के डर से कभी भारत नहीं लौटे। वहीं टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी आज सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिए गए, जिसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ की। वहीं दिल्ली के दरियागंज एरिया में कभी जूस की दुकान चलाने वाले गुलशन कुमार को भले ही मार दिया गया हो, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई टी सीरीज आज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक है। भारत के म्यूजिक पर सबसे बड़ा कब्जा टी सीरीज का ही है। ये गुलशन कुमार ही थे जिन्होंने भारत में म्यूजिक को सस्ता किया और घर घर पहुंचाया। गुलशन कुमार की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री की इज्जत बढ़ी। आर्टिस्टों को यानी कलाकारों को, गायकों को पहले से बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे। गुलशन कुमार के बाद उनके भजन गीत अमर हो गए। वे लोग जो आज किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के मालिक को नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, वे लोग आज भी गुलशन कुमार को जानते हैं। गुलशन कुमार ने सामान्य से शिखर की यात्रा पूरी की। मृत्यु उस यात्रा में बस एक तिथि यानी एक डेट बनकर रह गई और गुलशन कुमार अपने बनाए साम्राज्य से हमेशा के लिए अमर हो गए। मुझे उम्मीद है गुलशन कुमार की कहानी को कहने में हम सफल रहे होंगे। आपको हमारी वीडियो ने इस मुद्दे को समझने में मदद की होगी। आपको गुलशन कुमार मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, अक्सर लाइक भी करता हूं, लेकिन रिप्लाई का समय कम होता है, इसलिए पढ़कर खुश हो लेता हूँ। यदि आप जाते जाते वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे तो हमें अपना काम करने के लिए और एनर्जी मिलेगी। नमस्कार।